क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हों और सामने वाला आपको ऐसे इग्नोर करे जैसे आपने उससे पैसे उधार मांगे हों? आप कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाला आपकी बात सुनने के बजाय मोबाइल देखने लगता है। बॉस से बात करते हैं तो बात बिगड़ जाती है, कस्टमर से बात करते हैं तो डील हाथ से निकल जाती है, दोस्त से बात करते हैं तो वो नाराज हो जाता है। और सबसे मजेदार बात, आप सोचते हैं भाई गलती मेरी नहीं थी, सामने वाला ही समझदार नहीं था। लेकिन अगर यही समस्या बार बार हो रही है तो शायद समस्या सामने वाले में नहीं, हमारे बात करने के तरीके में है। और इसका सीधा असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं पड़ता। आपकी कम्युनिकेशन खराब है तो प्रमोशन छूट सकता है, कस्टमर डील छोड़ सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है, और कभी कभी सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बन पाता क्योंकि हम सही लोगों के साथ सही तरीके से बात करना नहीं जानते। अब सवाल है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लोग आपकी बात सुनना चाहें, आपको पसंद करें और आपके साथ काम करने में उन्हें अच्छा लगे? यहीं पर आती है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बुक्स में से एक, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेकिन ध्यान रखिए, इस किताब का मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है कि लोगों को समझकर, उनकी फीलिंग्स का सम्मान करके और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाकर आप रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बेहतर कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त नई हेयर स्टाइल करवा कर आता है। आप उसे देखते ही बोलते हैं, भाई ये हेयर स्टाइल है या बार्बर ने बदला लिया है? आपको लगा आपने कॉमेडी की है, लेकिन दोस्त ने उसी दिन आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। फिर आप बोलते हैं, लोग आजकल क्रिटिसिज्म ले ही नहीं पाते। भाई, क्रिटिसिज्म और मिसाइल अटैक में थोड़ा फर्क होता है। कार्नेगी की किताब हमें यही समझाती है कि सही बात कहना ही काफी नहीं है, सही तरीके से कहना भी जरूरी है। और आज की इस पूरी हिंदी बुक समरी में हम जानेंगे कि लोगों को जेन्युइनली पसंद आने वाला इंसान कैसे बना जाए, क्रिटिसिज्म देने की जगह बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, आर्ग्यूमेंट्स को बिना लड़ाई के कैसे हैंडल किया जाए, लोगों की जेन्युइन अप्रिसिएशन कैसे की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा कम्युनिकेशन कैसे डेवलप किया जाए जिससे आपकी पर्सनल लाइफ, करियर और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज तीनों बेहतर हो सके। लेकिन इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है, क्योंकि कार्नेगी एक ऐसी छोटी सी ह्यूमन साइकोलॉजी बताने वाले हैं जिससे अगर आपने समझ लिया तो अगली बार कोई आपसे डिसएग्री करे, कोई कस्टमर आपकी बात ना माने या कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो, आप शायद बहस करने के बजाय कुछ ऐसा करेंगे जिससे सामने वाला खुद आपकी बात सुनने लगे। और यहीं से इस किताब का असली खेल शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें, पसंद करें और आपकी बात को महत्व दें, तो इस पूरी समरी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग हिंदी बुक समरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, और क्विक रीड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू करते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ऐसी किताब जो आपको ये सिखाएगी कि लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझना कैसे शुरू करें। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। डेल कार्नेगी की इस किताब का पहला हिस्सा एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, आपकी बात सुनें और आपके साथ काम करना पसंद करें, तो आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कार्नेगी इसके लिए 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला, लोगों की आलोचना, निंदा और शिकायत करने से बचिए। दूसरा, ईमानदार और सच्ची अप्रिसिएशन दीजिए। तीसरा, सामने वाले के अंदर उसकी अपनी इच्छा पैदा कीजिए। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। 1. डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा और शिकायत करने से बचिए। मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया। आपने पहला निवाला खाया और बोले, नमक थोड़ा कम है। दूसरा निवाला, सब्जी थोड़ी ज्यादा पक गई है। तीसरा निवाला, रोटी थोड़ी मोटी है। अब आप सोच रहे हैं कि आपने तो सिर्फ फीडबैक दिया है, लेकिन सामने वाला सोच रहा है, फीडबैक नहीं चाहिए, आज रात खाना खुद बनाना। यही इंसानी नेचर है। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमारा दिमाग तुरंत अपना लॉयर बन जाता है। हम सोचने लगते हैं, मैंने गलत नहीं किया, उसने मुझे समझा नहीं, पहले उसने क्या किया था वो भी देखो। और 5 मिनट बाद छोटी सी गलती वर्ल्ड वॉर 3 बन जाती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को बदलने की कोशिश में क्रिटिसिज्म अक्सर उल्टा असर करता है। वो एब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हैं। अपनी शुरुआती जीवन में लिंकन ने भी कई बार लोगों की आलोचना की। एक बार उन्होंने जेम्स शील्ड्स की आलोचना करते हुए न्यूज़पेपर में एक अनोनिमस लेटर प्रकाशित करवाया। ये लेटर इतना इंसल्टिंग था कि शील्ड्स ने इसे गंभीरता से लिया और मामला लगभग डुअल तक पहुंच गया।
लिंकन को समझ आया कि किसी व्यक्ति की रेप्यूटेशन और ईगो पर सीधा हमला करना कितना खतरनाक हो सकता है। बाद के जीवन में लिंकन ने लोगों को समझने और संभालने का अधिक कंपैशनेट तरीका अपनाया। इससे एक बड़ा लेसन निकलता है, किसी व्यक्ति को गलत साबित करना और उसे बदलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इसकी गलती बता दूंगा तो ये सुधर जाएगा, लेकिन इंसान कैलकुलेटर नहीं है कि गलत नंबर डालो और वो ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर दे देगा। जब आप किसी को कहते हैं, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुमने फिर गलती कर दी, तुम कभी जिम्मेदार नहीं बन सकते, तो सामने वाला आपकी बात का सोल्यूशन नहीं ढूंढता, वो पहले अपने बचाव की तैयारी करता है। वो सोचता है, मैंने लेट क्यों किया था, बाकी लोग भी तो लेट आते हैं, तुमने खुद पिछली बार क्या किया था। यानी डिस्कशन प्रॉब्लम से हटकर ईगो की अदालत में पहुंच जाता है। कार्नेगी के अनुसार लोगों की एक्शंस के पीछे अक्सर उनका अपना लॉजिक होता है, भले ही वो लॉजिक हमें गलत लगे। हर व्यक्ति खुद को अपने नजरिए से रीजनेबल समझता है, इसीलिए किसी को सीधे अटैक करने के बजाय पहले ये समझना जरूरी है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बजाय तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, आप कह सकते हैं, चलो देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ और अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। पहला सेंटेंस व्यक्ति पर हमला करता है, दूसरा प्रॉब्लम पर फोकस करता है। यही फर्क कम्युनिकेशन को बदल सकता है। मान लीजिए आपका एम्प्लॉय रिपोर्ट देर से भेजता है, आप कहते हैं, तुम हमेशा रिपोर्ट लेट भेजते हो, तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता। एम्प्लॉय अंदर से, आज तो नौकरी गई। फिर आप कहते हैं, अगर रिपोर्ट समय पर मिलेगी तो पूरी टीम का काम आसान होगा, अगली बार हम इसे शाम 5 बजे तक कंप्लीट करने का तरीका बना सकते हैं। एम्प्लॉय सोचता है, ठीक है, कोशिश करता हूं। पहले तरीके में आपने एम्प्लॉय को प्रॉब्लम बना दिया, दूसरे तरीके में आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने दिया, और यही कार्नेगी की अप्रोच है। अगली बार क्रिटिसिज्म देने से पहले जब आपको किसी की गलती बतानी हो, 3 चीजें कीजिए। पहली, तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया मत दीजिए। दूसरी, व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर अटैक मत कीजिए। तीसरी, समस्या और उसके सॉल्यूशन पर बात कीजिए। तुम लेजी हो की जगह इस काम को जल्दी पूरा करने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है। तुम हमेशा गलत करते हो की जगह इस हिस्से में गलती हुई है, इसे कैसे ठीक करें। याद रखिए, व्यक्ति को छोटा करके आप समस्या को बड़ा कर देते हैं। 2. गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। ईमानदार और सच्ची प्रशंसा कीजिए। हम सबको अप्रिसिएशन पसंद है। बॉस बोले गुड जॉब तो हम पूरा दिन खुश रहते हैं, लेकिन अगर वही बॉस बोले एक्सीलेंट वर्क तो अचानक हमें लगता है शायद प्रमोशन आने वाला है, और अगर बोले आउटस्टैंडिंग तो हम मन ही मन ऑफिस की नई चेयर चुनने लगते हैं। लेकिन कार्नेगी एक महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं, फ्लैटरी और सिंसियर अप्रिसिएशन एक चीज नहीं है। कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब का उदाहरण दिया। श्वाब बहुत सफल बिजनेसमैन थे और कार्नेगी के अनुसार वो लोगों को हैंडल करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी लोगों की जेन्युइन अप्रिसिएशन करना। वो केवल ये नहीं देखते थे कि कोई व्यक्ति कहाँ गलत है, वो ये भी देखते थे कि व्यक्ति ने क्या अच्छा किया, और जब उन्हें कोई अच्छी चीज दिखाई देती थी तो वो उसे सिंसियरली एक्नॉलेज करते थे। यही बात लोगों पर गहरा असर डालती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बेसिक डिजायर होती है, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी मेहनत की वैल्यू है। हम अप्रिसिएशन देने में कंजूसी क्यों करते हैं? हम अक्सर मान लेते हैं कि सामने वाले को पता ही होगा कि हम उसकी मेहनत की कद्र करते हैं। बॉस सोचता है सैलरी मिल रही है, अप्रिसिएशन की क्या जरूरत। पति सोचता है मैं रोज घर आता हूं, यही काफी है। माता पिता सोचते हैं बच्चे को पता है कि हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन इंसान सिर्फ मनी से मोटिवेट नहीं होता, रिकॉग्निशन भी महत्वपूर्ण है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेन्युइन अप्रिसिएशन देने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, फिर भी हम इसे देने में ऐसे कंजूस बन जाते हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट देने से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। कार्नेगी का मैसेज ये नहीं है कि हर किसी की झूठी तारीफ करते रहिए। अगर किसी ने खराब काम किया है तो ये मत बोलिए वाह क्या शानदार खराब काम किया है। ये अप्रिसिएशन नहीं है, ये सार्काज़म है। सिंसियर अप्रिसिएशन का मतलब है किसी की वास्तविक अच्छी बात को पहचानना और उसे ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना। आपने कस्टमर की प्रॉब्लम बहुत पेशेंटली सुनी, आपने रिपोर्ट समय से पहले पूरी की, आपने इस प्रोजेक्ट में जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया वो साफ दिखाई दे रहा है। ऐसी अप्रिसिएशन स्पेसिफिक होती है, इसलिए ज्यादा पावरफुल होती है। मान लीजिए रवि नया हेयर कट करवा कर आता है। आप कहते हैं वाह रवि क्या हेयर कट है, देखकर लग रहा है बार्बर ने सिजर से नहीं लॉन मोहर से काम किया है। रवि कहता है धन्यवाद, शायद।
अब दूसरी तरफ उसकी पत्नी कहती है, तुम पर यह हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। रवि शाम तक मिरर में खुद को देखता रहेगा। अंतर समझिए, पहली बात फनी हो सकती है, लेकिन दूसरी बात अप्रिसिएशन है। और अगर रवि ने सच में हेयर कट अच्छा करवाया है तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट उसे जेन्युइनली अच्छा महसूस कराएगा। अप्रिसिएशन की आदत डालिए। आज से रोज कम से कम एक व्यक्ति की किसी जेन्युइन क्वालिटी को नोटिस कीजिए। लेकिन सिर्फ ये मत कहिए गुड, थोड़ा स्पेसिफिक बनिए। आपने इस कस्टमर को बहुत पेशेंटली हैंडल किया। आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर थी। आपने आज जो एक्स्ट्रा एफर्ट किया वो हेल्पफुल था। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए धन्यवाद। ऐसी छोटी बातें रिलेशनशिप्स में बड़ा फर्क ला सकती हैं, क्योंकि कभी-कभी एक सिंसियर सेंटेंस किसी व्यक्ति का पूरा दिन बदल सकता है। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। सामने वाले के अंदर उसकी अपनी इच्छा जगाइए। मान लीजिए आपको फिशिंग करनी है। आप कांटे में क्या लगाएंगे? आपको चॉकलेट पसंद है तो क्या फिश को चॉकलेट देंगे? नहीं, क्योंकि आपको चॉकलेट पसंद है, मछली को नहीं। मछली को चाहिए उसका अपना बेट। डेल कार्नेगी इसी सिंपल एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ा ह्यूमन प्रिंसिपल समझाते हैं। अगर आप किसी को कुछ करवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए, सोचिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। लोगों को उनकी इच्छा के रास्ते से समझिए। कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उनकी वांट्स को समझा जाए। मान लीजिए आप किसी सेल्समैन से कहते हैं, मुझे ये प्रोडक्ट बेच दो, ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन सेल्समैन के लिए सवाल होगा, मुझे इससे क्या मिलेगा? या आप अपने बच्चे से कहते हैं, पढ़ाई करो। बच्चा सोचता है, क्यों? आप कहते हैं, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। बच्चा, लेकिन मुझे गेम खेलना है। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू। लेकिन अगर आप उसकी इच्छा समझें और उसे उसके गोल से जोड़ें, कम्युनिकेशन बदल सकती है। हम हर बातचीत में मुझे लेकर बैठ जाते हैं। मुझे ये चाहिए, मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से करो, मुझे जल्दी चाहिए, मेरी प्रॉब्लम समझो। लेकिन सामने वाला भी यही सोच रहा होता है, मुझे क्या मिलेगा? और यही कम्युनिकेशन का बड़ा सीक्रेट छिपा है। इन्फ्लुएंस का मतलब सामने वाले को फोर्स करना नहीं है। इन्फ्लुएंस का मतलब है उसके इंटरेस्ट को समझकर उसे एक मीनिंगफुल रीजन देना। आई वॉन्ट को यू वॉन्ट में बदलना। मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉय से चाहते हैं कि वो किसी प्रोजेक्ट पर एक्स्ट्रा एफर्ट करे। आप कह सकते हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट जल्दी चाहिए, ये आपकी जरूरत है। लेकिन आप कह सकते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट हुआ तो क्लाइंट के सामने आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग दिखेगी और आपको इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। अब आपने उसकी पोटेंशियल इच्छा से बात की। इसी तरह कस्टमर के साथ भी। कस्टमर को सिर्फ ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट कितना शानदार है, उसे बताइए कि उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। यही कार्नेगी का प्रिंसिपल है। लोग आपकी चीज नहीं खरीदते, वे उस बेनिफिट को खरीदते हैं जो उन्हें आपकी चीज से मिलता है। मान लीजिए आपका दोस्त जिम नहीं जाना चाहता। आप बोलते हैं, जिम जाना चाहिए, हेल्थ अच्छी रहेगी। वो कहता है, कल से जाऊंगा। 3 साल से उसका कल नहीं आया। अब आप कहते हैं, भाई अगर जिम जाएगा तो अपनी शादी की फोटोज में ऐसा लगेगा कि फोटोग्राफर ने एडिटिंग नहीं की। दोस्त, कहां है जिम? आपने मोटिवेशन नहीं बदला, आपने बस उसकी इच्छा की भाषा बदल दी। लेकिन ध्यान रहे, असली लाइफ में किसी की इनसिक्योरिटी का गलत फायदा उठाना कार्नेगी की फिलॉसफी नहीं है। गोल है म्यूचुअल बेनिफिट, मैनिपुलेशन नहीं। जब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, तुरंत ये मत सोचिए, मैं इसे क्या चाहता हूं। पहले पूछिए, उसे क्या चाहिए। फिर सोचिए, मेरी रिक्वेस्ट उसके गोल या इंटरेस्ट से कैसे जुड़ सकती है, और फिर उसी लैंग्वेज में बात कीजिए। कस्टमर से, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉय से, इस प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या यूजफुल हो सकता है? फ्रेंड से, तुम्हें इसमें क्या फायदा दिखता है? फैमिली से, तुम क्या चाहते हो? जब आप सामने वाले की इच्छा समझते हैं तो कम्युनिकेशन एक तरफा आदेश नहीं रहता, वो कोलैबोरेशन बन जाता है। तो पार्ट 1 के इन 3 प्रिंसिपल्स ने हमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया। पहला, क्रिटिसिज्म कम कीजिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छोटा सा लॉयर बैठा है जो अपनी गलती साबित होने नहीं देगा। दूसरा, जेन्युइन अप्रिसिएशन दीजिए, क्योंकि लोगों को सिर्फ सैलरी नहीं, रिकॉग्निशन भी चाहिए। और तीसरा, सामने वाले की इच्छा समझिए, क्योंकि अगर आप फिश को चॉकलेट दिखाकर फिशिंग करने निकलेंगे तो फिश आपको देखकर शायद खुद ही हंसने लगे। लेकिन अब असली सवाल है,
क्या सिर्फ क्रिटिसिज्म न करने, अप्रिसिएशन देने और सामने वाले की इच्छा समझने से आप किसी भी इंसान के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगला हिस्सा आपको बताएगा कि लोगों को जेन्युइनली अपने जैसा महसूस कैसे कराया जाए, उनकी रुचि कैसे जगाई जाए और बिना जबरदस्ती के उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए। और यहीं से कार्नेगी की किताब और भी प्रैक्टिकल होने वाली है। पार्ट 2, 6 ways to make people like you। अब तक हमने समझा कि लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ सही बातें जानना काफी नहीं है। असली कला है लोगों को समझना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कि उन्हें लगे कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। और अब शुरू होता है इस किताब का एक बेहद मजेदार और प्रैक्टिकल हिस्सा, 6 ways to make people like you। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के पीछे घूमते रहें और बोलते रहें, भाई मुझे पसंद करो ना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। क्योंकि ऐसा करने पर लोग आपको पसंद करने के बजाय आपसे दूर भाग सकते हैं। डेल कार्नेगी का विचार है कि लोगों को जेन्युइनली पसंद करने और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपको कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल ह्यूमन प्रिंसिपल समझने होंगे। चैप्टर 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। एक आदमी पार्टी में गया। पूरा समय उसने सिर्फ अपने बारे में बात की। उसने बताया कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना बिजी है, कितना सक्सेसफुल है, उसकी कार कितनी अच्छी है, उसका बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। 2 घंटे बाद वो घर आया और बोला, आज सबको मुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। असलियत में लोग घर जाकर बोल रहे थे, भगवान का शुक्र है बच गए। यही हमारी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि लोग हम में इंटरेस्ट लें, लेकिन हम खुद दूसरों में कितना इंटरेस्ट लेते हैं? डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोग आमतौर पर सबसे ज्यादा किस में इंटरेस्टेड होते हैं? अपने आप में। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी होप्स, उनकी फैमिली, उनके ड्रीम्स, उनकी पसंद, उनकी अचीवमेंट्स। अगर आप किसी व्यक्ति से जेन्युइनली उसके बारे में पूछते हैं और सच में सुनते हैं, तो बातचीत नेचुरली बेहतर हो सकती है। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं और कहते हैं, आप क्या करते हैं? वो जवाब देता है, आप तुरंत बोलते हैं, अच्छा मैं भी एक बार ऐसा काम करता था, लेकिन फिर मैंने, और पूरी कॉन्वर्सेशन फिर आपके ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली पूछें, इस काम में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? अब सामने वाले को महसूस होता है कि आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे, आप वास्तव में जानना चाहते हैं। हम अक्सर लोगों से इंटरेस्ट इसीलिए लेते हैं ताकि बाद में अपनी कहानी सुनाने का मौका मिल जाए। सामने वाला कहता है, मैं पिछले महीने दिल्ली गया था। हम तुरंत बोलते हैं, अरे दिल्ली, मैं तो 5 बार जा चुका हूं, तुम्हें पता है एक बार मेरे साथ क्या हुआ? बस उसकी कहानी खत्म, हमारी फिल्म शुरू। और फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं। असल में अच्छे कॉन्वर्सेशन का मतलब हर समय बोलना नहीं है। कई बार इसका मतलब है सही सवाल पूछना। कार्नेगी का संदेश है, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए, लेकिन जेन्युइन शब्द बहुत जरूरी है। नकली इंटरेस्ट तुरंत पकड़ा जा सकता है। अगर आप किसी से पूछें, और आपके बच्चे कैसे हैं, वो जवाब दे रहा है और आप मोबाइल में क्रिकेट स्कोर देख रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ सोशल अटेंडेंस है। जेन्युइन इंटरेस्ट का मतलब है लोगों को जानने की कोशिश करना, उनकी बातों को याद रखना, उनकी अचीवमेंट्स की खुशी समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनना, उनसे ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब आप वास्तव में सुनना चाहते हैं। मान लीजिए पिंटू अपने दोस्त से मिला। उसने पूछा, कैसे हो? दोस्त बोला, यार बहुत परेशान हूं, मेरी नौकरी चली गई। पिंटू बोला, अरे छोड़ ना, वैसे मेरा नया फोन देखा, कैमरा एकदम DSLR जैसा है। दोस्त बोला, मेरी नौकरी चली गई। पिंटू बोला, फोन में फास्ट चार्जिंग भी है। दोस्त ने सोचा होगा, भाई तू दोस्त है या मोबाइल शोरूम? यही होता है जब हम सवाल तो पूछते हैं लेकिन जवाब में इंटरेस्ट नहीं लेते। आज से बातचीत में अपने बारे में बोलने से पहले सामने वाले से कम एक जेन्युइन सवाल पूछिए, उनकी बात सुनिए। अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट बात बताई है, उसे याद रखिए। अगली बार पूछिए, आपने बताया था कि आपका इंटरव्यू था, कैसा रहा? बस इतना सा सवाल भी सामने वाले को बता सकता है कि आपने उसकी बात को महत्व दिया था। याद रखिए, लोगों में इंटरेस्ट लीजिए ताकि आप इंटरेस्टिंग लग सके। लेकिन अब एक नई समस्या है। मान लीजिए आप लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लेने लगे, सवाल भी पूछ रहे हैं, बात भी ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा ऐसा है जैसे किसी ने सुबह सुबह आपकी चाय में नींबू डाल दिया हो। अब सामने वाला सोच रहा है, ये मुझसे बात करके खुश है या FIR लिखवाने आया है। यहीं आता है अगला चैप्टर। चैप्टर 5, स्माइल। कुछ लोगों का चेहरा इतना सीरियस होता है कि अगर वे बोल दें,
मैं बहुत खुश हूं, तो सामने वाला पूछे, फिर दुखी होने पर क्या करते हो? एक स्माइल कभी कभी बिना एक शब्द बोले बहुत कुछ कह देती है। लेकिन यहां भी समस्या है। अगर स्माइल इतनी नकली हो कि लगे पासपोर्ट फोटो लेते समय फोटोग्राफर ने जबरदस्ती कहा हो, थोड़ा मुस्कुराइए, तो सामने वाला डर भी सकता है। कार्नेगी बताते हैं कि एक सिंसियर स्माइल दूसरों के साथ इंटरैक्शन को अधिक वार्म और प्लेजेंट बना सकती है। जब कोई व्यक्ति जेन्युइनली मुस्कुराकर मिलता है, तो सामने वाले को यह संकेत मिल सकता है कि उसका स्वागत है। यह छोटी चीज है, लेकिन ह्यूमन इंटरैक्शन में छोटी चीजें कई बार बड़ा असर डालती हैं। ऑफिस में कोई एम्प्लॉय आए और बॉस बिना देखे बोले, हाँ बोलो क्या चाहिए, और दूसरा बॉस मुस्कुराकर कहे, आइए बताइए क्या बात है। शब्द लगभग वही है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी पर्सनैलिटी के लिए एक्सपेंसिव क्लोथ्स चाहिए, परफेक्ट इंग्लिश चाहिए, बहुत बड़ा स्टेटस चाहिए, लेकिन बेसिक वार्मथ भूल जाते हैं। कुछ लोग हर समय इतने स्ट्रेस्ड और सीरियस रहते हैं कि उनके आसपास के लोग भी ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं। और कुछ लोग आते हैं तो माहौल थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होने लगता है। इसका मतलब हर समय बिना वजह हंसते रहना नहीं है, वरना लोग पूछेंगे, सब ठीक है ना? कार्नेगी का विचार है कि एक सिंसियर स्माइल ह्यूमन कनेक्शन को आसान बना सकती है। स्माइल सिर्फ चेहरे की मूवमेंट नहीं है, यह आपके एटीट्यूड का भी हिस्सा है। अगर आप लोगों से मिलते समय जेन्युइनली फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल हैं, तो वो आपके एक्सप्रेशन में दिखाई देगा। लेकिन फेक स्माइल से बचिए, क्योंकि असली स्माइल रिलेशनशिप बनाती है। नकली स्माइल सेल्स काउंटर की तरह लग सकती है। रोहित ने सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखा। उसमें कहा गया था, हर समय स्माइल कीजिए। अगले दिन वो ऑफिस गया, बॉस ने डांटा, रोहित मुस्कुराया। सैलरी लेट हुई, रोहित मुस्कुराया। कंप्यूटर क्रैश हो गया, रोहित और ज्यादा मुस्कुराया। एचआर ने पूछा, रोहित सब ठीक है? रोहित बोला, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहा हूं। एचआर बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल भी रहा करो। लेसन यह है कि स्माइल का मतलब हर सिचुएशन में परमानेंट टूथपेस्ट एडवर्टाइजमेंट बन जाना नहीं है। स्माइल सिंसियर होनी चाहिए। जब आप किसी से मिले, अगर सिचुएशन अप्रोप्रिएट हो, तो एक नेचुरल और वार्म स्माइल के साथ मिलिए। रिसेप्शनिस्ट हो, कोलीग हो, कस्टमर हो, पुराना दोस्त हो, छोटी सी फ्रेंडली एक्सप्रेशन बातचीत का टोन बदल सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, स्माइल चेहरे से पहले एटीट्यूड में होनी चाहिए। अब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी हैं, आप स्माइल भी करते हैं, लेकिन फिर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कहते हैं, हाँ भाई, क्या नाम था तुम्हारा? सामने वाला बोलता है, हम पिछले 10 साल से पड़ोसी हैं। अब आपकी स्माइल भी बचाने नहीं आएगी। यहीं आता है अगला पावरफुल प्रिंसिपल। चैप्टर 6, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड। कुछ लोगों की मेमोरी इतनी डेंजरस होती है कि वे किसी का नाम भूल कर भी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, हेलो भाई, फिर 5 मिनट तक पूरे कॉन्वर्सेशन में नाम लेने से बचते हैं। सामने वाला भी समझ जाता है, आप भी समझ जाते हैं, लेकिन दोनों एक्टिंग करते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी का नाम भूल जाना ऑकवर्ड हो सकता है और गलत नाम लेना तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम याद रखना और उसे सम्मान के साथ इस्तेमाल करना उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक्नॉलेज्ड महसूस करा सकता है। नाम सिर्फ पहचान नहीं है, वो व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है। जब आप किसी का नाम ध्यान से सुनते हैं और याद रखते हैं, तो आप ये संकेत देते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए सिर्फ भीड़ का एक चेहरा नहीं है। लेकिन नाम याद रखने का मतलब हर सेंटेंस में नाम भर देना भी नहीं है। राजू, आप कैसे हैं राजू? राजू, चाय लेंगे राजू? राजू, मौसम अच्छा है राजू? इतना करेंगे तो सामने वाला अपना नाम बदलने का विचार कर सकता है। हम नाम सुनते ही नहीं, कोई अपना नाम बताता है, हमारा दिमाग उसी समय सोच रहा होता है, अब मैं क्या बोलूं, मेरा इंट्रोडक्शन कैसा लग रहा है, इनके कपड़े कहां से लिए होंगे, और 5 सेकंड बाद नाम गायब। फिर पूछते हैं, सॉरी आपका नाम? और जब वो दोबारा बताता है, तब भी हमारा दिमाग छुट्टी पर होता है। नाम याद रखने के लिए आपको अटेंशन देना होगा। नाम सुनते समय ध्यान से सुनिए, जरूरत हो तो बातचीत में नेचुरल तरीके से दोहराइए। नाम को व्यक्ति के चेहरे या किसी मीनिंगफुल एसोसिएशन से जोड़कर याद रखने की कोशिश कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर नाम का प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आया तो विनम्रता से पूछिए। गलत बोलते रहने से बेहतर है एक बार सही पूछ लेना। एक आदमी नेटवर्किंग इवेंट में गया। उसने सोचा, आज मैं सबका नाम याद रखूंगा। पहले व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अनिल है। उसने कहा, नाइस टू मीट यू अनिल। दूसरे ने कहा, मेरा नाम सुनील है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम निखिल है। 20 मिनट बाद वो तीनों को देखकर बोला, हेलो निल। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा, भाई शायद हम शैम्पू ब्रांड है। याद रखिए, नाम याद रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नया नाम इन्वेंट मत कर दीजिए।
आज से जब कोई नया व्यक्ति अपना नाम बताए, ध्यान से सुनिए। अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर ना हो तो पूछिए। बातचीत में 1-2 बार नेचुरली नाम इस्तेमाल कीजिए और अगली मुलाकात में याद रखने की कोशिश कीजिए। ये छोटी हैबिट लोगों के साथ आपका कनेक्शन बेहतर बना सकती है। लेकिन नाम याद रखना भी काफी नहीं है। मान लीजिए आपने नाम याद रखा, आपने स्माइल भी की, अब सामने वाला आपको अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है और आप बीच में ही सोच रहे हैं, कब रुकेगा, मुझे भी बोलना है। यहीं से शुरू होती है कम्युनिकेशन की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर। चैप्टर 7, बी अ गुड लिसनर। कुछ लोग कॉन्वर्सेशन में इतने अच्छे लिसनर होते हैं कि सामने वाला बोल रहा होता है और वे हर 30 सेकंड में कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर पूछा जाए, अभी उसने क्या कहा, तो जवाब आता है, कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। ये लिसनिंग नहीं है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक मोड है। कार्नेगी बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है। लोगों के पास थॉट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं और कई बार उन्हें सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनकी बात बिना तुरंत जज किए सुन सके। अच्छा लिसनर सिर्फ चुप नहीं रहता, वो अटेंशन देता है, रिलेवेंट सवाल पूछता है, सामने वाले की बात समझने की कोशिश करता है और हर 5 सेकंड में अपनी कहानी लेकर बीच में नहीं कूदता। हम सुनते कम हैं, रिप्लाई तैयार ज्यादा करते हैं। सामने वाला बोल रहा है, मुझे अपने काम में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे दिमाग में, अरे मेरे साथ तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं करता, हम बोल देते हैं, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था, और कॉन्वर्सेशन फिर हमारे ऊपर। इस आदत की वजह से हम कई बार जरूरी इंफॉर्मेशन भी मिस कर देते हैं। गुड लिसनर बनने का मतलब है सामने वाले को जेन्युइनली समझने की कोशिश करना। उसकी बात पूरी होने दीजिए, बीच में अननेसेसरी इंटरप्ट मत कीजिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, जैसे फिर क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों लगा, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। ये सवाल सामने वाले को अपनी बात खुलकर कहने का मौका देते हैं। विक्रम ने अपने दोस्त से कहा, यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है। दोस्त बोला, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की बात सुनी, उसने मेरे साथ क्या किया। 10 मिनट बाद विक्रम बोला, लेकिन मेरी प्रॉब्लम। दोस्त बोला, तूने अभी तक बताई ही नहीं। विक्रम ने सोचा, मैंने बताने की कोशिश की थी भाई, लेकिन तू अपना ऑटोबायोग्राफी शुरू कर चुका था। आज से एक बातचीत में ये चैलेंज कीजिए, सामने वाला बोले तो बीच में इंटरप्ट करने की इच्छा को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। उसकी बात पूरी होने के बाद जवाब दीजिए। एक अच्छा फॉलोअप क्वेश्चन पूछिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने सच में समझा कि सामने वाला क्या कह रहा था। अगर जवाब हाँ है, तभी आपने वास्तव में सुना। लेकिन अब अगली समस्या देखिए, आप अच्छे लिसनर बन गए, सामने वाले की बातें सुन ली, अब आपकी बारी आई और आप शुरू हो गए, मुझे क्वांटम फिजिक्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है। सामने वाला क्रिकेट का फैन है, उसने सोचा होगा, भाई मैं बस विराट की बात कर रहा था। तो अब सवाल है, बात ऐसी कैसे करें जिसमें सामने वाले को भी सच में इंटरेस्ट हो। चैप्टर 8, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। मान लीजिए आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, कोई आपसे आकर बोले, आज मैं आपको 20 मिनट तक निटिंग की हिस्ट्री बताऊंगा। आपका दिमाग तुरंत बोलेगा, इंटरनेट चला गया क्या। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्रिकेट की बात करे, फेवरेट प्लेयर की बात करे, किसी एक्साइटिंग मैच की बात करे, तो अचानक आपके पास समय भी है और इंटरेस्ट भी। यही ह्यूमन नेचर है, हम नेचुरली उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल होती हैं। कार्नेगी बताते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि आपको क्या कहना है, आपको ये भी समझना चाहिए कि सामने वाले के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट की फीचर्स गिनाते रहते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम बचाना। तो अगर आप फीचर्स की डिक्शनरी सुनाएंगे, शायद वो प्रभावित ना हो, लेकिन अगर आप स्पष्ट कर सकें कि प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, तो बातचीत ज्यादा रेलेवेंट होगी। हम अक्सर अपनी पसंद को यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेते हैं। हमें टेक्नोलॉजी पसंद है, इसलिए सबको टेक्नोलॉजी पसंद होनी चाहिए। हमें बिजनेस पसंद है, इसलिए हर कोई बिजनेस सुनना चाहता है। हमें पॉलिटिक्स पसंद है, इसलिए फैमिली डिनर में भी वही शुरू कर देते हैं। फिर 10 मिनट बाद सब लोग पानी लेने के बहाने गायब हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट्स को समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, उसके गोल्स को समझिए, फिर कम्युनिकेशन को उसके पर्सपेक्टिव से फ्रेम कीजिए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एम्पैथी और रेलेवेंस है। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो कस्टमर की एक्चुअल नीड समझ सकते हैं। अगर आप बॉस हैं तो एम्प्लॉय के मोटिवेशन को समझ सकते हैं। अगर आप फ्रेंड हैं तो सामने वाले की पसंद की बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट ले सकते हैं।
राज अपने दोस्त को अपनी नई बिजनेस आइडिया समझा रहा था। वो लगातार बोल रहा था, रेवेन्यू मॉडल, स्केलेबिलिटी, कस्टमर एक्विजिशन। दोस्त की आंखें बंद होने लगी। फिर दोस्त ने अचानक पूछा, इससे मुझे क्या मिलेगा? राज रुक गया। उसे पहली बार याद आया कि वो अपने लिए बिजनेस नहीं, दोस्त को पार्टनरशिप ऑफर करने आया था। वो बोला, तुम्हें इससे पैसे मिल सकते हैं। दोस्त तुरंत सीधा बैठ गया। अच्छा, शुरू से समझाओ। लेसन, हर कॉन्वर्सेशन में क्वांटम फिजिक्स की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सामने वाले की इंटरेस्ट वाली भाषा बोलना ज्यादा जरूरी है। बात करने से पहले खुद से पूछिए, सामने वाले के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? उसे किस चीज की चिंता है? उसकी जरूरत क्या है? मैं अपनी बात को उसके लिए रेलेवेंट कैसे बना सकता हूं? फिर कॉन्वर्सेशन को सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, दोनों के पर्सपेक्टिव से चलाइए। लेकिन अब आपके पास एक और पावरफुल स्किल है। आप सामने वाले में इंटरेस्ट लेते हैं, स्माइल करते हैं, नाम याद रखते हैं, अच्छे लिसनर हैं, उसकी इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब आप हर बात में उसे ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो बेकार है। फिर आप सोचते हैं, पता नहीं लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं। यही आता है इस पाठ का आखिरी और बेहद पावरफुल प्रिंसिपल। चैप्टर 9, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि 5 मिनट की बातचीत में सामने वाले का कॉन्फिडेंस जमीन में गाड़ देते हैं। कोई बोले, मैंने आज बहुत मेहनत की, वे कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई बोले, मैंने प्रमोशन पाया, वे कहते हैं, मेरे समय में प्रमोशन बहुत मुश्किल था। कोई बोले, मैंने खाना बनाया, वे कहते हैं, नमक थोड़ा कम है। ऐसे लोगों से बात करने के बाद इंसान को लगता है कि वो इंसान नहीं, खराब प्रोडक्ट रिव्यू है। कार्नेगी का एक महत्वपूर्ण विचार है कि लोग महत्व महसूस करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत को देखा जाए, उनकी बात को महत्व दिया जाए, उनकी अच्छी क्वालिटीज को पहचाना जाए। लेकिन इसका मतलब फेक फ्लैटरी नहीं है। किसी को खुश करने के लिए झूठी तारीफ करना अलग बात है और किसी की जेन्युइन क्वालिटी को सिंसियरली अप्रिशिएट करना अलग बात है। अगर किसी ने सच में अच्छा काम किया है तो उसे स्पेसिफिक तरीके से एक्नॉलेज कीजिए। सिर्फ आप बहुत अच्छे हैं कहने के बजाय आप कह सकते हैं, आपने जिस तरह इस प्रॉब्लम को पेशेंटली हैंडल किया वो मुझे अच्छा लगा। स्पेसिफिक अप्रिसिएशन ज्यादा मीनिंगफुल हो सकती है क्योंकि उसमें सिंसियरिटी दिखाई देती है। हम लोगों की गलतियां जल्दी देखते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयां देखकर भी चुप रहते हैं। एम्प्लॉय ने 10 काम अच्छे किए, हमने कुछ नहीं कहा। एक गलती हुई, तुरंत मीटिंग। घर में किसी ने रोज मेहनत की, कोई अप्रिसिएशन नहीं। एक दिन खाना थोड़ा खराब हुआ, तुरंत फूड क्रिटिक बन गए। ये आदत रिलेशनशिप्स को कमजोर कर सकती है। दूसरे व्यक्ति को इंपॉर्टेंट महसूस कराइए, लेकिन सिंसियरली। उसकी बात काटकर उसे छोटा मत महसूस कराइए। उसकी मेहनत को एक्नॉलेज कीजिए। जहां डिजर्व्ड हो वहां अप्रिसिएशन दीजिए। उससे राय मांगिए, उसकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कीजिए, लेकिन फेक प्रेज मत कीजिए, क्योंकि सच्ची अप्रिसिएशन रिलेशनशिप मजबूत कर सकती है, जबकि फेक फ्लैटरी ट्रस्ट कम कर सकती है। एक मैनेजर ने सोचा कि आज से वो सबको इंपॉर्टेंट फील करवाएगा। पहले एम्प्लॉय से बोला, आप इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत हैं। दूसरे से बोला, आपके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती। तीसरे से बोला, आप हमारे सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय हैं। फिर तीनों ने सैलरी इंक्रीमेंट मांग लिया। मैनेजर बोला, इतना इंपॉर्टेंट भी मत समझो खुद को। यही प्रॉब्लम है। अगर अप्रिसिएशन सिर्फ फायदा लेने के लिए है तो वो जल्दी पकड़ी जा सकती है। सिंसेरिटी जरूरी है। आज से किसी एक व्यक्ति की जेन्युइन क्वालिटी नोटिस कीजिए, फिर उसे ऑनेस्टली बताइए, लेकिन जेनेरिक प्रेज नहीं, स्पेसिफिक अप्रिसिएशन कीजिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आपका ये काम बहुत ऑर्गेनाइज था। आपने मुश्किल सिचुएशन में जिस तरह पेशेंस रखा वो अच्छी बात थी। ऐसी छोटी लेकिन सिंसियर अप्रिसिएशन किसी व्यक्ति को वैल्यूड महसूस करा सकती है और कई बार मजबूत रिलेशनशिप्स की शुरुआत यहीं से होती है। तो अब पार्ट 2 के बाद आपके पास लोगों के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने के 6 पावरफुल तरीके हैं। दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्ट लीजिए, नेचुरल और सिंसियर स्माइल रखिए, लोगों के नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, अच्छे लिसनर बनिए, उनकी इंटरेस्ट्स के अनुसार बात कीजिए और उन्हें सिंसियरली इंपॉर्टेंट महसूस कराइए। लेकिन अब कहानी में असली ट्रबल शुरू होने वाला है, क्योंकि लोगों को पसंद आना एक बात है, लेकिन जब कोई आपसे डिसएग्री करे तो क्या करेंगे? जब कोई आपकी बात काट दे तो? जब आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए तो? क्या आप जीतने के लिए बहस करेंगे
या ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे बहस हार कर भी आप रिलेशनशिप जीत सकें। और अगले पार्ट में डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि लोगों को अपनी सोच के अनुसार समझाने की कोशिश करने से पहले डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट की आग में खुद को जलने से कैसे बचाया जाए। पार्ट 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। अब तक हमने सीखा कि लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाए जाएं और उन्हें जेन्युइनली पसंद आने वाला इंसान कैसे बना जाए। लेकिन अब सवाल थोड़ा डेंजरस है। अगर सामने वाला आपकी बात से अग्री ही नहीं करता तो? अगर वो आपकी बात काट दे, अगर मीटिंग में कोई आपकी आइडिया को रिजेक्ट कर दे, अगर कस्टमर बोले नहीं चाहिए, अगर घर में कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, और अगर आप बोले आप गलत हैं, तो बहुत संभावना है कि सामने वाला भी बोलेगा नहीं, गलत तो आप हैं। और फिर शुरू होगी ऐसी बहस जिसमें दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और सॉल्यूशन बेचारा कोने में बैठकर लोता रहेगा। डेल कार्नेगी की किताब का पार्ट 3 हमें यही सिखाता है कि किसी इंसान को अपनी बात समझाने का सबसे अच्छा तरीका उसे हराना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलना है। 10. अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। बहस से बचिए। क्या आपने कभी देखा है कि दो लोग एक छोटी सी बात पर बहस शुरू करते हैं? पहले आदमी ने कहा चाय अच्छी है, दूसरा बोला नहीं, कॉफी अच्छी है। 5 मिनट बाद दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भारत की इकोनॉमी का फ्यूचर इसी चाय और कॉफी के डिसीजन पर डिपेंड करता हो। और अंत में एक कहता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं, दूसरा कहता है तुमसे बात करना ही बेकार है। चाय ठंडी, कॉफी ठंडी, रिश्ता भी ठंडा। कार्नेगी कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट जीतकर भी आप अक्सर इंसान हार जाते हैं। एक प्रसिद्ध कोट में कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में सामने वाले को हरा भी दें तो आपने उसका आर्ग्यूमेंट तो हरा दिया, लेकिन उसके मन में आपके लिए क्या बचा? वो शायद सोच रहा होगा ठीक है, इस बार इसकी बात मान ली, लेकिन अगली बार इसे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, उसके अंदर प्राइड, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। आप उसे पब्लिक में गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन इससे जरूरी नहीं कि वो अंदर से आपकी बात स्वीकार कर ले। कई बार वो सिर्फ इसलिए आपकी बात का विरोध करता रहेगा क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि आप उसे छोटा साबित कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें सिर्फ सही होना पसंद नहीं है, हमें ये भी पसंद है कि दूसरा व्यक्ति माने कि हम सही हैं, और यही समस्या पैदा करता है। बिजनेस मीटिंग में मैंने कहा था ना, घर में देखा मैंने पहले ही बोला था, दोस्त के साथ तुझे मैंने पहले ही समझाया था। इन 3 वाक्यों में जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना शायद मिठाई खाने में भी नहीं मिलता, लेकिन रिलेशनशिप की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर किसी विषय पर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो पहला लक्ष्य ये न बनाए कि आपको सामने वाले को हराना है। पहले समझिए कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, सवाल पूछिए, सुनिए, फिर अपनी बात रखिए। कई बार आर्ग्यूमेंट को डिस्कशन में बदलना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आपका उद्देश्य होना चाहिए समस्या को हल करना, सामने वाले को हराना नहीं। मान लीजिए पत्नी कहती है आज तुमने फिर टॉवल बेड पर छोड़ दिया। पति, एक टॉवल ही तो है। पत्नी, एक टॉवल, रोज यही करते हो। पति, तुम भी तो बहुत चीजें छोड़ती हो। अब डिस्कशन का टॉपिक टॉवल था, लेकिन 5 मिनट बाद तुम्हारी माँ के घर में भी ऐसा ही होता था। अब मामला टॉवल से निकलकर फैमिली हिस्ट्री तक पहुंच गया और आधे घंटे बाद दोनों भूल चुके हैं कि लड़ाई शुरू किस बात पर हुई थी। यही आर्ग्यूमेंट का जादू है। छोटी समस्या को बड़ा बनाने में इंसान बहुत टैलेंटेड है। अगली बार डिसएग्रीमेंट हो तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसे साबित करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो शांत तरीके से बात कीजिए, अगर जरूरी नहीं है तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स को जाने दीजिए। हर बैटल जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी रिलेशनशिप बचाना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। नंबर 11, नेवर से योर रॉन्ग। कभी सीधे मत कहिए तुम गलत हो। दुनिया में 3 शब्द ऐसे हैं जो सामने वाले के दिमाग में तुरंत इमरजेंसी सायरन बजा देते हैं। तुम गलत हो। आपने जैसे ही ये कहा, सामने वाला मेंटली कोर्ट रूम में चला जाता है। अच्छा, मैं गलत हूं। अब वो एविडेंस निकालेगा, फिर पुरानी बातें निकलेगी, फिर 2019 की घटना भी निकलेगी और अंत में आपको खुद याद नहीं रहेगा कि बात शुरू किस टॉपिक पर हुई थी। कार्नेगी का पॉइंट यह है कि किसी व्यक्ति को सीधे गलत बताने से उसका ईगो डिफेंसिव हो सकता है, वो अपनी पोजीशन बचाने लगता है। आप जितना ज्यादा दबाव डालेंगे वो उतना ज्यादा अपनी बात पर अड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अब डिस्कशन फैक्ट्स का नहीं रहा, अब मामला उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का बन गया। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो तुरंत मत बोलिए आप गलत हैं। इसके बजाय पूछिए, क्या हम इसे दूसरे एंगल से देख सकते हैं, या मुझे एक अलग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इससे सामने वाले को अपनी डिग्निटी बचाने का मौका मिलता है। 2 दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे हैं। एक बोलता है
ये रेस्टोरेंट रविवार को बंद रहता है। दूसरा तुरंत, तू गलत है, मैं कल ही आया था। पहला, नहीं मैं सही हूँ। दूसरा, नहीं मैं सही हूँ। फिर दोनों गूगल खोलते हैं। गूगल बताता है कि रेस्टोरेंट रविवार को खुला है। पहला, अरे आज से रूल बदल गया होगा। दूसरा, हाँ शायद। मतलब आदमी गूगल से हार गया, लेकिन अपनी ईगो से नहीं। जब आपको लगे कि सामने वाला गलत है, पहले सुनिए, फिर सवाल पूछिए, फिर एविडेंस रखिए और अपनी भाषा ऐसी रखिए जिससे सामने वाला अपनी बात बदल सके बिना अपमानित महसूस किए। कभी कभी सामने वाला इतना कॉन्फिडेंटली गलत होता है कि आपका मन करता है, भाई बैठ, मैं अभी पूरी प्रेजेंटेशन देता हूं। लेकिन याद रखिए, सही होना और सही तरीके से सही साबित करना दो अलग चीजें हैं। कार्नेगी बताते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी गलती दिखाते समय डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। आपके पास फैक्ट्स हो सकते हैं, आपके पास एविडेंस हो सकता है, लेकिन अगर आपका तरीका सामने वाले को इंसल्ट कर देता है तो वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को डिफेंड करेगा। इसलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ कंटेंट नहीं, डिलीवरी भी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं मेरे पास फैक्ट्स हैं इसलिए सामने वाला मान जाएगा, लेकिन इंसान स्प्रेडशीट नहीं है, वो इमोशंस वाला इंसान है। आप 10 फैक्ट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर उसे लगता है कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं तो वो 11वां आर्ग्यूमेंट सिर्फ आपको हराने के लिए खोज लेगा। अपनी बात साबित करनी हो तो पहले कॉमन ग्राउंड खोजिए, फिर अपनी बात रखिए, सामने वाले को सोचने का मौका दीजिए और ऐसा वातावरण बनाइए जहां वो बिना एम्बैरेसमेंट के अपना ओपिनियन बदल सके। मैनेजर कहता है, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉय, लेकिन आपने ही कल यही फॉर्मेट दिया था। मैनेजर, ओह। एम्प्लॉय, तो टेक्निकली गलती आपकी है। मैनेजर, टेक्निकली? अब एम्प्लॉय सोच रहा है आज प्रमोशन पक्का। मैनेजर सोच रहा है पहले इसे बैठाकर समझाता हूं। अगर एम्प्लॉय कहता, सर शायद फॉर्मेट को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, क्या हम इसे एक बार साथ में चेक कर लें, तो वही बात ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकती थी। जब आपको किसी को करेक्ट करना हो तो व्यक्ति को टारगेट मत बनाइए, प्रॉब्लम को टारगेट बनाइए। आपने गलत किया की जगह शायद इस हिस्से को हम एक बार फिर चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की भाषा बदलते ही रिएक्शन बदल सकता है। 13. एडमिट योर मिस्टेक्स क्विकली एंड एम्फेटिकली। अपनी गलती जल्दी और स्पष्ट रूप से मानिए। कुछ लोग गलती मानने के लिए इतने क्रिएटिव होते हैं कि अगर उन्होंने दीवार से टक्कर मार दी हो तो भी बोलेंगे, दीवार गलत जगह पे थी। हम इंसानों को अपनी गलती मानना मुश्किल लगता है, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि अगर गलती आपकी है तो उसे छिपाने की बजाय जल्दी स्वीकार करना अक्सर बेहतर होता है। मान लीजिए आपने किसी कस्टमर से गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, एक्चुअली सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, फिर 10 मिनट एक्सप्लेनेशन। दूसरा, ये मेरी गलती थी, मैंने इंफॉर्मेशन ठीक से वेरीफाई नहीं की, मैं इसे अभी करेक्ट करता हूं। दूसरा तरीका ज्यादा मजबूत है क्योंकि ऑनेस्टी ट्रस्ट पैदा करती है। अपनी गलती स्वीकार करने से आप कमजोर नहीं होते, कई बार आप ज्यादा ट्रस्टवर्दी दिखाई देते हैं। लेकिन गलती स्वीकार करने का मतलब सिर्फ सॉरी कहना नहीं है, साथ में करेक्शन भी चाहिए। गलती स्वीकार करो, जिम्मेदारी लो, सुधार करो। जब गलती हो, बहाने कम, जिम्मेदारी ज्यादा। सीधे कहिए, ये मेरी गलती थी, फिर बताइए मैं इसे कैसे सुधार रहा हूं। यह तरीका ट्रस्ट बढ़ाता है। शुरुआत दोस्ताना तरीके से कीजिए। अगर कोई आपके पास आते ही बोले, बैठिए हमें आपसे कुछ सीरियस बात करनी है, तो आपका दिमाग तुरंत नेटफ्लिक्स थ्रिलर मोड में चला जाता है। लेकिन वही व्यक्ति बोले, कैसे हैं, पहले बैठिए, एक बात डिस्कस करनी थी, आपकी हार्ट बीट शायद नॉर्मल रहती है। यही फ्रेंडली बिगिनिंग की ताकत है। कार्नेगी के अनुसार बातचीत की शुरुआत का टोन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआत अटैक जैसी होगी, सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। अगर शुरुआत रिस्पेक्ट और फ्रेंडलीनेस से होगी तो कम्युनिकेशन आसान हो सकता है। हम अक्सर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कंप्लेंट से करते हैं, तुम हमेशा, तुम कभी, तुमसे कोई काम। ये वर्ड सामने वाले को पहले ही डिफेंसिव कर देते हैं। पहले रिलेशनशिप को सुरक्षित बनाइए, फिर प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। पहले कॉमन ग्राउंड, फिर डिसएग्रीमेंट, पहले रिस्पेक्ट, फिर करेक्शन। बॉस, तुमने फिर रिपोर्ट लेट भेजी। एम्प्लॉय का दिमाग, आज नौकरी गई। अगर बॉस कहे, रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था, पिछली बार टाइमिंग इश्यू हुआ था, देखते हैं इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब कॉन्वर्सेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करते समय पहले ग्रीटिंग, फिर अप्रिसिएशन या कॉमन ग्राउंड, फिर इशू और अंत में सॉल्यूशन। 15. गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। शुरुआत ऐसी करें कि सामने वाला हाँ हाँ कहे। अगर कोई सेल्स पर्सन आपके पास आए और बोले, सर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर वो पहले पूछे,
आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो समय बचाए? आप? हाँ। और मेंटेनेंस कम हो? हाँ। और बजट में हो? हाँ। अब सेल्स पर्सन मन में बोल रहा है, भाई रास्ता बन गया। कार्नेगी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझाते हैं जिसे अक्सर यस यस टेक्निक कहा जाता है। अगर बातचीत की शुरुआत ऐसे सवालों से होती है जिनका सामने वाला नेचुरली हाँ कह सकता है, तो बातचीत का माहौल कोऑपरेटिव बन सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। उद्देश्य है कि दोनों व्यक्ति उन बातों को पहचाने जिन पर वे वास्तव में सहमत हैं। पहले कॉमन एग्रीमेंट खोजिए, फिर डिफिकल्ट पॉइंट पर आइए। उदाहरण, आप भी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो? हाँ। और क्वालिटी भी खराब नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अब आगे सॉल्यूशन डिस्कस करना आसान हो सकता है। एक बच्चा अपनी माँ से, मम्मी आप चाहती हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा करूं? माँ, हाँ। आप चाहती हैं कि मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल बनूं? हाँ। तो आज मुझे नया गेमिंग लैपटॉप चाहिए। माँ, बाहर निकल। बच्चे ने टेक्निक समझी थी, लेकिन एप्लीकेशन गलत थी। सिर्फ हाँ कहलवाने के लिए सवाल मत पूछिए, सच्ची कॉमन ग्राउंड खोजिए, जहां दोनों वास्तव में अग्री करते हों। वहीं से बातचीत शुरू कीजिए। शायद 16वां, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। सामने वाले को ज्यादा बोलने दीजिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह क्यों है? शायद नेचर ने कहा, बेटा पहले सुन लेना फिर बोलना। लेकिन इंसान ने इसे इग्नोर करके उल्टा कर दिया। हम सामने वाले की बात सुनते सुनते मन में अपना जवाब तैयार करने लगते हैं। वो बोल रहा है, हम अंदर से सोच रहे हैं, अब मेरी बारी आएगी तो मैं इसे ऐसा जवाब दूंगा। और जब हमारी बारी आती है तो सामने वाला पूछता है, मैं क्या बोल रहा था? कार्नेगी के अनुसार लोग अपनी प्रॉब्लम्स, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप जेन्युइनली सुनते हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकता है। एक अच्छे कम्युनिकेटर की ताकत सिर्फ बोलने में नहीं होती, अच्छा लिसनर होना भी इन्फ्लुएंस की बड़ी शक्ति है। हम सुनते कम और रिप्लाई की तैयारी ज्यादा करते हैं। कस्टमर अपनी समस्या बता रहा है, सेल्स पर्सन बीच में प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने लगता है, फ्रेंड अपनी परेशानी बता रहा है, हम अपनी कहानी शुरू कर देते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था, और देखते ही देखते उसकी समस्या हमारी बायोग्राफी बन जाती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फिर बीच में मत कूदिए, सुनिए, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछिए। 2 दोस्त मिले, एक बोला, यार आज मेरा बॉस, दूसरा, मेरा बॉस तो इससे भी खराब है। पहला, लेकिन मैं, दूसरा, मेरे साथ तो एक बार। पहला 5 मिनट बाद सोचता है, मैं यहां अपनी प्रॉब्लम बताने आया था या पॉडकास्ट सुनने। अगली बातचीत में एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कम बोलिए, ज्यादा पूछिए, बीच में मत काटिए और सामने वाले की बात खत्म होने के बाद जवाब दीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि लोग आपको कितना अच्छा कम्युनिकेटर समझने लगेंगे। तो दोस्तों, अब एक बार पूरी किताब की सबसे जरूरी बातें जल्दी से याद करते हैं। डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि लोगों को जीतने का मतलब उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि लोगों को समझना है। आलोचना करने की जगह उनकी फीलिंग्स को समझना है। बहस जीतने की जगह रिलेशनशिप बचाना है। दूसरों की बात सुनना है। उनके नाम और उनकी इंपॉर्टेंस को याद रखना है। ईमानदारी से अप्रिसिएशन करना है। अपनी गलती हो तो उसे स्वीकार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को वैसा महसूस कराना है जैसा हम खुद चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और सम्मान दिया जाए। जरा सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा पैसा हो लेकिन बात करने के लिए कोई अपना ना हो। आपके पास बड़ी पोजीशन हो लेकिन लोग आपको देखकर खुश होने की जगह आपसे बचने लगे। आपके पास सक्सेस हो लेकिन रिश्तों में वार्मथ ना हो, तो क्या वो सक्सेस सच में पूरी सक्सेस होगी? इस किताब की खूबसूरती यही है कि ये हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें, ये हमें ये भी याद दिलाती है कि अच्छे रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत में से एक है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब हम लोगों से ये पूछना बंद कर देंगे, मैं इससे क्या हासिल कर सकता हूँ, और पूछना शुरू करेंगे, मैं इस इंसान के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। यही सोच आपकी कम्युनिकेशन बदल सकती है, आपके रिश्ते बदल सकती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब किताब बंद करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल सिर्फ एक दिन के लिए एक नियम अपनाइए। किसी से बात करते समय उसे इंटरप्ट नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। उसका नाम लेकर बात करनी है, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है। और अगर कोई आपसे डिसएग्री करे तो तुरंत ये मत बोलना, तुम गलत हो,
बस एक बार पूछना, अच्छा तुम ऐसा क्यों सोचते हो, बस। लेकिन सावधान, अगर आप ये टेक्निक घर पर इस्तेमाल करेंगे और सामने वाला अचानक बोले, वाह आज तुम्हें क्या हो गया, तो घबराइए मत, आपकी पर्सनालिटी अपडेट हो रही है। और अगर कोई बोले, तुम आज इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हो, तो तुरंत मत बोलना, मैंने कार्नेगी पढ़ी है, वरना पूरा एक्सपेरिमेंट वही खत्म हो जाएगा। अब आपकी बारी है। इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी? क्या आप ए, लोगों की बात ज्यादा सुनना शुरू करेंगे, बी, आर्ग्यूमेंट्स और अननेसेसरी फाइट्स कम करेंगे, सी, लोगों की जेन्युइन अप्रिसिएशन करेंगे, या डी, तुम गलत हो बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त, भाई, कलीग या फैमिली मेंबर है जिसे कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स बेहतर करने के लिए ये किताब सुननी चाहिए, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल हिंदी बुक समरीज पसंद है तो क्विक रीड्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किताबों का समरी सुनाना नहीं है, बल्कि किताबों की बेस्ट आइडियाज को आपकी रियल लाइफ में इस्तेमाल करने लायक बनाना है। और अगली बार अगर आप लोगों को समझने से एक कदम आगे बढ़कर ये सीखना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी, हैबिट्स और माइंडसेट को प्रैक्टिकली कैसे बदला जाए, तो अगली किताब आपके लिए बेहद पावरफुल हो सकती है। क्योंकि अगली बार हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि लोग आपको पसंद कैसे करें, हम बात करेंगे कि आप खुद को ऐसा कैसे बदलें कि आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाए। तो मिलते हैं अगली क्विक रीड्स बुक समरी में। तब तक एक बात याद रखिए, लोगों को बदलने की कोशिश करने से पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप लोगों को जीतने के बजाय उनके दिल जीतना सीख गए, उस दिन आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो सकती है।